नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। वाम सेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम ने भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय एकता परिषद के संयुक्त खानदेश विभाग स्तरीय अधिवेशन का मंच माध्यम से संबोधित किया। पेश एक रिपोर्ट। साथियों, वाम सेक भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद इन संगठनों के द्वारा खानदेश विभाग स्तरीय अधिवेशन लगाया गया है। सभी वक्ताओं की बातें आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुनी। मैं आप लोगों के सामने कंक्लूड करने के लिए, समारोह करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, कुछ बातें निश्चित रूप से जानने की ज़रूरत होती है ताकि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो हमारी जो विचारधारा है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जानकर समझकर हम लोगों को संगठन में काम करना पड़ता है। या जो ऐसे कार्यक्रमों में लोग उपस्थित होते हैं उन लोगों को निश्चित रूप से बहुत सारी बातें सीखने की आवश्यकता होती है। सीखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम कोई क्राउड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारा जो संगठन है वो क्राउड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक भीड़ को साथ में लेकर चलने वाला संगठन नहीं है। ये एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है वो निश्चित उद्देश्य और निश्चित विचारधारा और निश्चित कार्यक्रम को लेकर चलने वाला होता है। इसलिए जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, काम करने के पहले इन बातों को जानने समझने की ज़रूरत होती है। जानना समझना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जाने और समझे बगैर अमल में कैसे आएगा। अगर अमल करना है तो पहले जानना होगा, फिर समझना होगा। और जो चीज़ जानी है, समझी है, उसी को अमल किया जा सकता है। जो चीज़ जानी नहीं है, समझी नहीं है, उस पर अमल नहीं किया जा सकता। तो ये बातें हैं। इसलिए कुछ बातें मैं आप लोगों को, जो तमाम वक्ताओं के द्वारा विचार व्यक्त किए गए हैं, उनमें से कुछ बातें हम लोगों को ध्यान रखना होगा। एक तो पहली बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को विचारधारा की समझ पैदा करने के लिए कुछ शब्द है जिसका हम लोग उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमारी कोई आइडियोलॉजी है तो उसके शब्द भी हमारे होने चाहिए। अलग अलग प्रकार की विचारधारा है। मान लो बीजेपी की है, आरएसएस की है, तो उनकी विचारधारा जैसी है उसी तरह के शब्द होते हैं। कम्युनिस्टों का संगठन है, उसी तरह के शब्द होते हैं। तो जो संगठन है उसका उद्देश्य है, विचारधारा है, उसके अनुरूप उसके शब्द होते हैं। तो हमें भी उसी तरह के शब्द उपयोग करने चाहिए हमारी विचारधारा के अनुसार। मान लो हम बोलते हैं, तमाम प्रकार का अभिवादन करते हैं, हम तमाम प्रकार का अभिवादन करते हैं और तमाम प्रकार का अभिवादन करने के बाद लोगों को सुनने को अच्छा लगता है कि अरे ये तो अच्छा, तमाम प्रकार का अभिवादन कर रहा है और सारे अच्छा है। लास्ट में कहता है जय हिंद भी होना चाहिए। सारा कुछ ठीक है, सारे शब्द ठीक है, फिर उसमें जय हिंद भी होना चाहिए। तो समझ में आता है आदमी अनुकरण कर रहा है, विचार नहीं कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। या तो कोशिश कर रहा है सबको खुश करना चाहिए। सबको खुश नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों को खुश करना होगा और कुछ लोगों के पिछवाड़े को लात मारना ही होगा, जरूरी है। बदलाव कैसे होगा? बदलाव कैसे होगा?
आपकी इच्छा मात्र से बदलाव नहीं होगा, आपकी इच्छा है इसलिए बदलाव होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ लोगों को खुश करना होगा, किसको? जिसको साथ में लेना है। अब जिसके विरोध में साथ में लेना है उसको भी खुश तो नहीं किया जा सकता। उसके बारे में हमारे लोगों को, जिनको आपने जगाकर साथ में लिया, उनके बारे में भी उनको जगाना होगा। तो वो जो जय हिंद बोलने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं? वो ये जो हिंद शब्द है वो आया कैसे? अगर आप बारीकी से अध्ययन करो तो ये शब्द आया कैसे? ये टर्मिनोलॉजी, इसको भाषा शास्त्र में या आइडियोलॉजी के शास्त्र में, इसको अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि हर प्रकार की विचारधारा का अपना अपना शब्दकोश होता है। वो शब्दकोश हर शब्दकोश से भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो उसके अनुसार यहाँ तमाम लोग जो है उनको सीखना होगा, ताकि बोलते वक्त ये ध्यान रखा जाए कि कौन से शब्द को डिलीट कर देना चाहिए, कौन से शब्द का उपयोग और प्रयोग करना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने आपको कि आपको तमाम प्रकार के अभिवादन आप कर सकते हैं, जय हिंद हमारे मंच पर नहीं बोला जा सकता। क्योंकि हम लोग जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं उसमें वो शब्द रिपीटिंग नहीं, सुटेबल नहीं। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आइडियोलॉजी के अनुरूप ही हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अभी भाजपा के लोग सिंदूर 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 शब्द का उपयोग कर रहे हैं, बताइए ना। ब्राह्मणों की महिलाएं सिंदूर डालती देखा है? मैंने तो नहीं देखा। तो क्या जो सिंदूर नहीं डालती उनके पति नहीं है? उनके भी पति है। जो सिंदूर नहीं डालती उसके भी पति है। मगर ये सिंदूर जो है वो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करता है, उनके लिए नहीं है, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। आपको बारीकी से समझा रहा है, ये कोई समझाने वाला नहीं है। मेरे अलावा कोई भाषण नहीं करता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करके रहता हूँ। मैं भाषण नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे लोगों के दिमाग में कुछ बात डाली जाए, कुछ बात समझदारी की बात समझाई जाए। तो ये हर से भाजपा के लोग सिंदूर 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 क्यों कर रहे हैं? तो वो सिंदूर शब्द का बहुजनों की जो महिलाएं हैं उपयोग करती, दूसरा मुद्दा है। तो इसका मतलब है सिंदूर से बहुजनों की महिलाओं की भावनाएं जुड़ी है, तो बहुजनों की महिलाओं को सिंदूर 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 का बकवास करने से जोड़ा जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। अब जोड़ा जा सकता है नहीं जा सकता एक अलग विषय है, मगर उनका ऐसा सोच है कि ऐसा शब्द प्रयोग से उन महिलाओं को जो सिंदूर डालती है उनको खुश किया जा सकता है, क्योंकि उनको बेवकूफ बनाकर जोड़ा जा सकता है। जागरूक करके भाजपा के साथ किसी को जोड़ा नहीं जा सकता। ध्यान रखो, भाजपा का कार्यक्रम जोड़ने का, बहुत बड़े पैमाने पर जोड़ने का है। वो जागृत करके जोड़ते नहीं है, बेवकूफ बना के करते हैं। जोड़ने के केवल जागृति का ही तरीका नहीं है जोड़ने का, बेवकूफ बनाकर भी जोड़ा जा सकता है। जितना ज्यादा मीडिया तुम्हारे नियंत्रण में हो और ज्यादा से ज्यादा करोड़ों लोगों तक मैसेज पास ऑन कर सकते हो, तो ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। वो ऐसा करते भी है क्योंकि उनके नियंत्रण में ज्यादातर भारत का जो मीडिया है बनिया लोगों के नियंत्रण में, और ब्राह्मण पत्रकार है। तो काशीराम जी कहा करते थे ये ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम है। तो हमारे लोगों को जरूर अखबार पढ़ना चाहिए। मैं डेली 4-5 अखबार नाश्ता करने के पहले नाश्ता करता हूँ दिमाग का। एक पेट का नाश्ता होता है, जानवर को भी चारा की जरूरत होती है, आदमी को भी खाने की जरूरत होती है। जानवर को चारे की जरूरत, आदमी को रोटी की जरूरत। अगर रोटी से ही आदमी संतुष्ट हो गया तो जानवर में और इंसान में क्या फर्क रहेगा? तो एक जैसा हो गया, जानवर और इंसान तो एक जैसे हो गया। जानवर चारे से संतुष्ट, आदमी रोटी से संतुष्ट, तो जानवर और आदमी एक हो गए।
मगर आदमी जानवर तो नहीं है, आदमी जानवर तो नहीं है। आदमी इसलिए जानवर नहीं है क्योंकि जानवर को भेजा नहीं होता है, वो होता है, वो विचार करने वाला नहीं होता है। जानवर के पास सहज बुद्धि होती है, विवेक बुद्धि नहीं होती है। जानवर के पिल्ले को फ्लड में डाल दो तो वो सहज बुद्धि से हाथ पर हिलाना शुरू कर देता है, किनारे पर पहुंच जाता है। आदमी के बच्चों को जितनी उम्र का कुत्ते का पिल्ला पानी में डालकर जान बचा लेता है, उतने ही उम्र का बच्चा पानी में डाल दो मर जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि उसके पास सहज बुद्धि नहीं है, उसके पास विवेक बुद्धि है। अब वो विवेक बुद्धि उसके उम्र के हिसाब से जागृत ही नहीं है, तो विवेक बुद्धि से हाथ पर हिलाने का काम करना चाहिए तो विवेक बुद्धि बताएगी, विवेक बुद्धि तो है नहीं तो मर जाएगा। तो जानवर में और इंसान में ये फर्क है कि जानवर के पास सहज बुद्धि है, आदमी के पास विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि विचार करने के बाद ही गलत और सही का जजमेंट बनाती है, ये गलत है ये सही है, ये जजमेंट बनाने के बाद वो सही पर अमल करती है और गलत को छोड़ देती है। तो ये सारी बातें हम लोगों को समझना जरूरी है, ये कोई बताने वाला नहीं है। ये जो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ये कोई बताने वाला नहीं है। तो हम लोग 5-5 दिन मैं ट्रेनिंग देता हूं कार्यकर्ताओं को, 5 दिन तक अकेला ही बोलता हूं। कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। इतना ज्यादा क्यों बोलना पड़ता है? जानकारी ही नहीं है हमारे लोगों के पास। पढ़ा लिखा होना जानकार होना नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, पढ़ा लिखा होना जानकार होना नहीं है। हर पढ़ा लिखा आदमी जानकार हो जाए जरूरी नहीं है। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हम जानकार भी नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं ये नहीं कह रहा हूं। तो आप भ्रम के शिकार हो जाओगे कि जानकार होना और ज्ञानी होना अलग होते हैं। ज्ञान और जानकारी में क्या फर्क है? Mere information is not a knowledge। केवल जानकारी ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? अप्लाइड इंफॉर्मेशन इज अ नॉलेज, एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन इज अ नॉलेज। तो जानकारी और ज्ञान दो अलग अलग बातें हैं। अप्लाइड इंफॉर्मेशन जो जानकारी अमल की जा चुकी है, अगर उसका फायदा हुआ तो अगली बार दोबारा अमल करोगे, अगर उसका नुकसान हुआ तो अगली बार अमल नहीं करोगे। ये क्या? तो केवल जानकारी ज्ञान नहीं है। ज्यादातर लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है कि जानकारी ज्ञान है, नहीं जानकारी ज्ञान नहीं है। जानकारी को ही ज्ञान में मान लेना मिसअंडरस्टैंडिंग है। ज्यादातर लोग कामयाब क्यों नहीं होते? तो जानकारी को ज्ञान मानने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। इसलिए पब्लिक लाइफ में, ऑर्गेनाइज लाइफ में हम लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हम जानकारी को ही ज्ञान मान लेते हैं, जानकारी ज्ञान नहीं है। बड़ा बदलाव कैसे होगा? तो ज्यादातर हमारे लोगों का मानना है केवल शिक्षित होने से होगा। बहुत सारे लोग शिक्षित हो गए, बदलाव नहीं है। अशिक्षितों की तुलना में लोग शिक्षित हो गए, इतना ही बदल हो गया। मगर केवल शिक्षित होने से बदलाव नहीं होगा। शिक्षित संगठित होकर परिवर्तन के लिए शक्ति का उपयोग करेगा तो बदलाव होगा। कितने लोगों को ये माइक्रो बात समझ में आती है? केवल शिक्षित होने से बदलाव नहीं होगा। शिक्षा से जो हासिल किया है वो संगठित रूप से समाज में उपयोग करेंगे, अमल में लाएंगे तो बदलाव होगा। अपने आप नहीं होगा, संगठित रूप से प्रयास करने से होगा। इंडिविजुअल आदमी को आप बहुत सारी जानकारी रखते हैं, उसका उपयोग ही नहीं करते, तो जानकारी का क्या मतलब है?
आपके पास बहुत जानकारी है, उसका उपयोग ही नहीं करते, तो क्या मतलब है उसका, उस जानकारी का? उसका क्या करे? चाटे? उस जानकारी को चाट ले, क्या करे? उसका कोई उपयोग तो है नहीं। समाज की दृष्टि से जिसका उपयोग नहीं है, उसका आपके व्यक्तिगत लाइफ में हो सकता है उपयोग हो, मगर समाज की दृष्टि से उसका उपयोग नहीं है। अगर उसी को आप बहुत बड़ी बात मान लेते हैं तो ये व्यक्तिनिष्ठ बात है, व्यक्तिनिष्ठ बात हो गई। तो व्यक्तिनिष्ठ ही बहुत बड़ी बात है, ऐसा काम या ऐसा सोच परिवर्तन के लिए जाता है। वो व्यक्ति परिवर्तन के लिए काम करने वाला आदमी नहीं हो सकता। समाजनिष्ठ होना जरूरी है। जो समाजनिष्ठ होगा वो संगठित रूप से कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकता है। जो व्यक्तिनिष्ठ है वो यही मान लेगा इतना ही पर्याप्त है, तो अकेले ही रहेगा। मेरे अभी ऐसे तमाम अधिवेशन जिंदगी में, मेरे 50 साल से मैं ये कर रहा हूँ। मेरी उम्र जो है लगभग 48 साल हो गए ये मैं करते करते। 19 साल की उम्र से मैंने काम शुरू किया तो 48 साल हो गए ये करते करते। तो बहुत सारा ऐसा मेरा तजुर्बा है, अनुभव है कि यहाँ लोग आते हैं, बोलते हैं, उनकी सारी बातें हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो सुनने के लिए हाजिर नहीं रहते, वो सुना कर चले जाते हैं। तो समझ में आ रहा? वो सुनाते हैं और वो ये मानकर चलते हैं उन्होंने जो कहा वो ब्रह्म वाक्य है, वही फाइनल, उससे आगे कुछ है ही नहीं। आपकी उम्र और आपकी समझदारी जितनी है उतना ही दुनिया में ज्ञान नहीं है, बहुत है। दूसरे लोगों के पास और भी सीखने लायक बात होती है। इधर स्टेज पर बैठे हुए जो लोग हैं वो हर बोलने वाले वक्ता की सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, मैं तो देखता नहीं हूं, मगर मैं जरूर देखते रहता हूं, सुनते रहता हूं, हर एक की सुनते रहता हूं। और उसके पास से सीखने लायक कोई बात है तो मैं सीखता हूं, और उसके पास से अगर कोई कमी है, कोई खामी है, कोई कमजोरी है तो मैं कोशिश करता हूं कि उसमें व्यक्तिगत रूप से भी बात करके समझाया जाए और सामूहिक रूप से भी बात करके समझाया जाए। मैं कोशिश करता रहता हूं, मेरी ये जिम्मेदारी है। अगर मैं कार्यक्रम का अध्यक्ष हूं और मैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास ना करूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर रहा हूं, ऐसा उसका मतलब होता है। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को सुनने के लिए अच्छा लगता है या नहीं लगता है वो उसके तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सामाजिक दायित्व है। वो दायित्व जानकर के हमको काम करना चाहिए। तो एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि परिवर्तन संगठित शक्ति से ही होगा। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संगठित शक्ति से ही परिवर्तन होगा। इससे भी आगे ज्ञान है, संगठित शक्ति करने मात्र से ही परिवर्तन नहीं होगा, मगर संगठित शक्ति के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। संगठित शक्ति करने के बाद भी फैसले लेने पड़ते हैं। इस संगठित शक्ति का उपयोग करे तो कैसा करे, कब करे, समय निर्धारित करना पड़ता है। सेंस ऑफ टाइमिंग होता है, सेंस ऑफ प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता कौन सी है उसको ध्यान रखना पड़ता है। सेंस ऑफ टाइमिंग कौन से समय में कौन सी एक्शन लेनी चाहिए वो ध्यान रखना पड़ता है। केवल संगठित शक्ति ही पर्याप्त नहीं है, मगर संगठित शक्ति के बगैर तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं। संगठित शक्ति होना चाहिए, मगर संगठित शक्ति के बाद हम लोगों को उसका उपयोग और प्रयोग सेंसिबल तरीके से करना पड़ता है, तब जाके परिवर्तन होता है। और इसीलिए हर आंदोलन के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीडरशिप होना जरूरी है। हमारे सारे बहुजन समाज की समस्या क्या है? हजारों सालों से हम लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार ना होने की वजह से
और बहुत कम समय से पढ़ने लिखने का सभी लोगों को अधिकार मिलने की वजह से हमारे अंदर लीडरशिप डेवलप नहीं हो रही। बीजेपी के अंदर सारे हमारी का काम करने वाले लोग हमारे लोग हैं। बीजेपी में काम करने वाला ब्राह्मण वॉल पेंटिंग का काम करता है? एससी एसटी ओबीसी के लोग बहुत सारे बीजेपी में। कांग्रेस में भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बहुत सारे लोग हैं। अरे झंडा वहां लगा दो, तो हमारे याद नहीं लगे, तो ब्राह्मण जाकर झंडा नहीं लगाएगा, बैनर नहीं लगवाएगा, तो हमारे आदमी हैं। तो उन संगठनों में हमारे लोग कम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मगर हमारी का काम करने के लिए, नेतृत्व का काम करने के लिए वहां हमारे लोग नहीं। नेतृत्व करने का क्या मतलब है? नेतृत्व करने का मतलब क्या है? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारे पास सोच होनी चाहिए। वो करने की सोच होनी चाहिए। अगर वो करने की सोच है तो वो सोच आपको आगे ले जाएगा, दूसरे लोगों के मुकाबले में आगे ले जाएगा। दूसरे लोगों के मुकाबले में आपको करोड़ों में अलग दिखाई देगा। एक आदमी के पास सोच है, वो सोच करोड़ों में उसको अलग दिखाएगा। ये अलग इसकी सोच अलग। केवल यही एक तरीका है कि आपके पास ऐसी सोच होनी चाहिए जो करोड़ों में अलग दिखती हो। वो सोच लीड करने का काम करे। तो ये सोच जो है हमारे पास होना, ये बहुत क्रिटिकल बात है, ये सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब है हमारे लोगों के बीच में हम लोग ऐसी सोच पैदा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा कर सकते। ये एक समस्या है हमारे समाज की। हजारों सालों से हम लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित करने की वजह से हमारे अंदर दीर्घ काल से केवल फॉलो करने की आदत पड़ गई। फॉलो करने का हम फॉलो करते रहते हैं। ज्यादातर आप देखते होंगे हमारे लोग फॉलो करते रहते हैं। तो केवल फॉलो करने से लीड नहीं किया जा सकता। तो फॉलो करना और लीड करना, द डिफरेंस बिटवीन फॉलो एंड लीड, तो ये हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको जानकर समझकर हम लोगों को काम करना चाहिए। साथियों, एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। निश्चित रूप से वास्तव में यहां देखने के बाद महिलाओं की संख्या 8 है, ऐसा किसने बताया है? आपने 8 है किसने बताया था? तो उन्होंने गिना होगा, मैंने तो नहीं गिना, मगर शायद वो 8 अभी कम हो गए, बढ़ गए। हाँ, वो खुशी की बात है, मगर इतनी खुशी की भी बात नहीं है कि 8 से अगर मान लो 10 हो गया, मान लो 11 हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात तो है नहीं। इसको खुशी की बात तो नहीं माना जा सकता, मगर ये निश्चित रूप से हम लोगों को महिलाओं के बीच में जाकर काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। तो हमने महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाया। केवल पुरुषों ने पहल करके महिलाओं का संगठन बनाना, तो हमने ये भी प्रयोग किया, उसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है। तो महिलाओं का इंडिपेंडेंट संगठन बनाया जाए, महिलाओं को इस काम के लिए पहल करने के लिए सामने किया जाए, उनके अंदर लीडरशिप तैयार किया जाए और उनको ये जिम्मेदारी दे करके अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आ सकता है। इस काम को हमने अपनाया और इस काम की दिशा में आगे डेवलपमेंट हो रहा है और इसका अच्छा फायदा हो रहा है और निश्चित रूप से हम लोगों को काम करना चाहिए। साथियों, दूसरे क्या करते हैं इसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। हम अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए क्या करते हैं इस पर ध्यान देना ज्यादातर हमारे लोग दूसरे क्या करते हैं इतना ज्यादा ध्यान देते हैं। अरे हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमको जिम्मेदारी लगाई गई है, अगर वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि हमको वो काम
किसी और को सौंप देना चाहिए, और जिम्मेदारी पूरी करने के लिए नहीं तो हमको जो जिम्मेदारी दी गई है उस काम को करने का काम करना चाहिए। साथियों, सोशल मीडिया में मुझे बहुत सारे टेलीफोन आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सोशल मीडिया में अभी मुझे लाइक करने वाले लोग साहब मेश्राम साहब बहुत हो गए। सोशल मीडिया में संगठन नहीं बनाया जा सकता। लाइक करने वाले लाख हो गए, सोशल मीडिया में संगठन नहीं बनेगा, तो जमीन पर ही बनाना पड़ेगा। और संगठन वो है जो आपके निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन में चले। निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन में चले, वही संगठन है। अगर आपके निर्देशन में एक भी आदमी काम करने के लिए तैयार नहीं है तो आपका कोई संगठन ही नहीं है, आपका कोई संगठन ही नहीं है। अगर आपका कोई संगठन ही नहीं है तो संगठित बदलाव की कल्पना करना छोड़ दो। संगठित प्रयास से ही बदलाव होगा, इंडिविजुअल से बदलाव नहीं होगा। इंडिविजुअल से बदलाव नहीं होगा। इंडिविजुअल सब सामाजिक संस्थाओं में या संगठन में संगठित रूप से जिम्मेदारी निभाने का काम करेगा तो बदलाव होगा। इसलिए व्यक्तिनिष्ठ होना और समाजनिष्ठ होना, इसमें संगठित रूप से काम करने वाले लोगों को समाजनिष्ठ होना जरूरी है। समाज की समस्याएं अगर है और इससे आपको दर्द होता है, आप पीड़ित महसूस करते हैं, उनके बारे में सोचना, चिंतन करना शुरू करते हैं, तो तब आप समाज के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, समाज के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, तो माना जाएगा आपके अंदर सामाजिक आस्था की बात है और आप समाज के साथ जुड़कर कुछ काम कर सकते हैं। तो ऐसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच होता है, तो ये सोच रखना गलत बात नहीं है, मगर ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि मेरा अलग राय रखने से परिवर्तन होगा। समीक्षा करना, मेरी अलग राय रखने से परिवर्तन होगा, समीक्षा करना जरूरी है अपनी। तो निश्चित रूप से केवल अलग राय रखना ये तो कोई विशेष बात नहीं। मैं जब भाषण देता हूं या बोलता हूं तो कोई ताली बजाता ही नहीं। ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा, क्या के लिए कह रहा हूं? मेरी बातों को सुनने के लिए लोग इतने तल्लीन हो जाते हैं कि ताली बजाना चाहिए भूल जाते हैं। उनको लगता है कुछ सीखने वाली बात। मैं यहाँ से देखता हूँ, चेहरे देखता हूँ, मुझे चेहरे से समझ में आता है। मुझे चेहरे से समझ में आता है कितना समझ में आ गया, कितना परसेंटेज आ गया, कितना नहीं आ गया। चेहरे से भी ये 50 साल लगभग अनुभव हो गया। ये भी समझ में आता क्या समझ में नहीं आया। और यहाँ देखने के बाद यहाँ बोलते हो सुधार भी कर लेता हूँ, अरे ये उसको ये समझ में है, ये बोलना पड़ेगा। आपको भी ये बात सीखने को मिलेगी, मगर ऐसा समर्पित भाव आपके अंदर होना चाहिए। इतना ज़्यादा आप अपने समाज के साथ समर्पित होना चाहिए, तब जाकर आपके अंदर इस तरह की एकात्मता, समाज और तुम एक हो जाते हो। एक निष्ठ होना समाज के प्रति ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर हम लोग कामयाब नहीं होते हैं। ये बात निश्चित रूप से हम लोगों को ध्यान रखना होगा। साथियों, अंग्रेज जाने के बाद, अंग्रेज शक्तिशाली लोग थे, तब तो उन्होंने भारत पर राज किया। अंग्रेज जाने के बाद ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग हो गया। कितने पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में आती है?
मुझे किसी ने टेलीफोन किया, कहा मेसराम जी आप ब्राह्मण का विरोध करते हैं, आप ब्राह्मण का क्यों विरोध करते रहते? मैं कहा आपको क्या समस्या, क्या आपको समस्या क्या? अंग्रेज भारत में थे तो ब्राह्मण क्या करते थे? अंग्रेजों का विरोध करते थे, अंग्रेजों का विरोध करते थे, अंग्रेजों का विरोध करते थे। सारे देश के ब्राह्मण, सारे लोग ब्राह्मण मिलकर अंग्रेजों का विरोध करते थे। जरा पढ़ो, इतिहास पढ़ो। सारे देश के ब्राह्मण अंग्रेजों का विरोध करते थे। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज चले गए। अंग्रेज चले गए तो जो अंग्रेजों का विरोध करते थे वो शासक हो गए। मैं ब्राह्मण का विरोध क्यों करता हूं? क्योंकि अगर मान लो ब्राह्मण का मामला रफा दफा हो गया तो जो विरोध करने वाला है वो शासक हो जाएगा। तो उसने टेलीफोन पर कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने उसको कहा, हर बात अगर आप सोच लोगे तो फिर वामन मेश्राम की जरूरत है, वो जरूरत खत्म हो जाएगी। वामन मेश्राम की भी जरूरत है और आपकी भी जरूरत है। आंदोलन के लिए दोनों की जरूरत है, दोनों की आवश्यकताएं हैं। सारे लोग लीडर नहीं हो सकते और सारे लोग फॉलोअर भी नहीं हो सकते। एक संगठन है, उसमें कोई लीडर होगा और कुछ फॉलो करने वाले लोग होंगे। संगठन तो तभी होगा जब कुछ फॉलो करने वाले लोग हो, कुछ संगठन चलाने वाले लोग हो। संगठन चलाने वाला ही नहीं है तो संगठन वजूद में आएगा कैसे? संगठन बनेगा कैसे? बनाना पड़ता है, अपने आप थोड़ी बनता है। संगठन अपने आप नहीं बनता। मैंने जिंदगी खपा दी, दीना भाना जी ने जिंदगी खपा दी, उसके बाद खपड़े साहब ने जिंदगी खपा दी, फिर काशीराम जी ने जिंदगी खपा दी। अब मेरी 67 साल की उम्र है। एवरेज उम्र देखा जाए भारत में तो एवरेज उम्र हो गई है। एवरेज उम्र कि इतने साल भारत का आदमी जी सकता है, वो मेरी उम्र हो गई, खत्म। फिर भी मैं ऐसा बन के खड़ा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरी भी जिंदगी उसी काम को लेकर के तमाम जिंदगी इसमें लगी हुई है और 625 जिलों में हमने संगठन खड़ा किया। अभी हमारा मकसद क्या है? 2030 तक 6.5 लाख गांवों में से 6 लाख गांवों में संगठन खड़ा होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? आप लोगों को क्यों कह रहा हूं? आप में से किसी एक आध आदमी को ऐसे लगे कि 1 लाख में से जो तहसील है, मैं तहसील का जिम्मेदारी ले लेता, चलो मेरी इतनी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। सारे देश के जो गांव हैं 6 लाख 6.5 लाख गांव, उसमें एक तहसील की किसी ने जिम्मेदारी ले ली तो मेरी जिम्मेदारी उतनी खत्म हो गई। अगर मान लो 10, 20, 25, 50, 100 लोगों ने ऐसी जिम्मेदारी ले ली तहसील की, किसी ने जिले की ले ली, किसी ने कमिश्नरी की ले ली, तो इससे क्या होगा कि ये जो काम है, संगठित जो काम है, वो अकेले का काम नहीं है। मैं तो आपको विजन दे रहा हूं। मैं आप लोगों को, विजन का क्या मतलब है? अंग्रेजी शब्द है विजन। विजन का मतलब है दूरदृष्टि। हो सकता है जो आपको आंखें खुली रखकर दिखाई ना दे, उसे आंख लगाकर देखा जा सकता है, उसे कहते हैं दूरदृष्टि। जो चीज आंख लगाकर देखी जा सकती है उसको कहते हैं दूरदृष्टि, उसको कहते हैं विजन। अन्यथा चश्मा लगाकर भी दिखाई नहीं देता। चश्मा लगाने के बाद आई साइट दुरुस्त होती है, उसके बाद भी दिखता नहीं, उसको दूरदृष्टि नहीं कहा जा सकता। दूरदृष्टि आंख लगाकर भी दिखाई दे, वो दूरदृष्टि है। तो ये दूरदृष्टि आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है। ये दूरदृष्टि आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आती है। आप अपनी जिंदगी कितनी खपा देते हो उससे आती है, अपने आप नहीं आती। तो ये निश्चित रूप से हमारे आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें तहसील में लीडरशिप चाहिए, हमें गांव में भी चाहिए, गांव में चाहिए, ब्लॉक में चाहिए, तहसील में चाहिए, जिले में चाहिए, कमिश्नरी में चाहिए, स्टेट में चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहिए। लीडरशिप हर लेवल पर चाहिए। ऐसा कहने से नहीं होगा।
अगर मैं कहूं चाहिए चाहिए, ऐसा कहने से मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। मेरी जिम्मेदारी ये है ऐसा मैं करूं। लीडरशिप क्वालिटीज लोगों की डेवलप करने के लिए मैं कोशिश करूं, प्लान करूं और उसके लिए लोगों को जिम्मेदारी लगाऊं ताकि वो लोग वो जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके और निर्वहन करते वक्त अगर उनको कोई कमियां खामियां कमजोरियां नजर आती है तो उसको बता सको कि ये कमियां खामियां है, इसे दुरुस्त करो, ये दुरुस्त करो। जितना ज्यादा दुरुस्त करोगे उतना ज्यादा रिफाइंड 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 लगातार आदमी को रिफाइन करते रहना पड़ता है, जिंदगी भर रिफाइन करने पड़ता है। दूसरे लोग आपकी कमियां खामियां देखें इसके पहले आप अपनी कमियां खामियां कमजोरियां देखना शुरू करो। लीडरशिप वो है जो अपनी कमियां खामियां कमजोरियां देखता है, ढूंढता है, इसके पहले कि दूसरे बताए उसके पहले ही आपको मालूम होना चाहिए। केवल मालूम नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें आप अपने आप को सुधार करने का काम करना चाहिए। जन्मजात कोई लीडर नहीं हो सकता, अनुभव से, ज्ञान से, जानकारी से ही वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा काम करने के अलावा हमारे पास कोई और उपयुक्त रास्ता नहीं। साथियों, आदिवासियों की 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची का मुद्दा सामने आया हुआ, निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर मामला है। संविधान ने हमें अधिकार दिए और अलग अलग प्रकार के कानून सरकार बना रही है, तो ज्यादातर कांग्रेस ने बनाई। जितने भी कानून है वो ज्यादातर कांग्रेस ने बनाए और ये जो कानून बनाए वो उसका टाइटल पढ़ने से क्या लगता है, अरे अधिकार देने का कायदा। उसका टाइटल पढ़ो क्या लगता है, अरे अधिकार देने वाला कायदा। अंदर जाओ तो ये तो खत्म करने वाला कायदा है, उसका टाइटल अलग है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो कुछ अलग है। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसमें ये ध्यान रखना होगा, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, हमारा राज नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के जाने के बाद ब्राह्मणों का राज बहुत ज्यादा गहरा हो गया है। कांग्रेस का राज भी ब्राह्मणों का राज है, बीजेपी का राज भी ब्राह्मणों का राज है। कांग्रेस जाती तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। तो हम लोग केवल कांग्रेस को भगाने के पीछे लगते हैं तो बीजेपी सर पर बैठ जाती है। नागपुर में काशीराम जी ने भाषण किया कि हम लोग कांग्रेस के विरोध में इतना पड़ गए, इतना पड़ गए, इतना पड़ गए, वो पीछे चली गई। अब हमारे सामने संकट खड़ा हो गया, बीजेपी आ, हमारी इच्छा नहीं थी कि बीजेपी आ जाए, हम कांग्रेस के पीछे इतना पड़ गए, इतना पड़ गए, चली गई। हमारी वजह से वो भाषण है, हमारी वजह से कांग्रेस चली गई, नया संकट खड़ा होगा, साले बीजेपी आ। ये हमारी इच्छा नहीं थी कि बीजेपी आ जाए, अब हमको बीजेपी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बीजेपी का बंदोबस्त करना पड़ेगा तो कई सारा कांग्रेस ना आ जाए, चक्रव्यूह में फंस गए। ये चक्रव्यूह में फंसने की वजह है, वजह क्या है? अगर आपने छोटा संगठन बनाया, बड़े लक्ष्य रखे और छोटे संगठन का साधन बनाकर बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम कर रहे हो तो फंसते रहो। तो इससे मैंने सबक सीखा और मैंने ज्यादा संगठन शक्ति निर्माण करने पर ज्यादा जोर लगाया। अभी हमने केवल घोषणा किया ओबीसी की जातीय आधार गिनती करेंगे, वो गिनती करने के लिए भारत बंद कर दिया। भारत बंद किया केवल तो नरेंद्र मोदी ने गिनती करने का ऐलान कर दिया। कितने लोगों को ये समझ में आता कि वो 11 साल से प्रधानमंत्री है तो पहले ही साल में कर सकता था, ओबीसी का आदमी था, ओबीसी की गिनती कर सकता था। 11वें साल क्यों हुआ? तो ओबीसी के मुद्दे की भारत बंद के द्वारा हम लोगों ने कोशिश की कि ओबीसी की जातीय आधार गिनती नहीं कर रहे, तो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट किया, जो सरकारी मशीनरी है उनके द्वारा, सीक्रेट एजेंसियां हैं उनके द्वारा रिपोर्ट गया, हमें जानकारी मिली, रिपोर्ट गया कि मोहम्मद मेश्राम को ओबीसी में सपोर्ट मिलना शुरू हो गया।
एक गया रिपोर्ट मोदी के पास। जैसे ही मोदी के पास रिपोर्ट गया कि ओबीसी में वामन मेश्राम को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, तो उन्हें गिनती करने का करेगा कि नहीं करेगा गारंटी नहीं है। मगर हमारा भारत बंद का तारीख के पहले गिनती करने की बात उसने की। तारीख को देखो, भारत बंद की जो तारीख थी उसके पहले ऐलान किया। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, क्या कहेंगे? मैंने कहा श्रेय लेने की कोशिश कर। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, हाँ आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर अपने आप हो रहा है। मैंने पूछा अपने आप हो रहा है? नहीं, राहुल गांधी ने बयान दिया था इसकी वजह से हुआ, ऐसा मैंने सोचा। उसने कहा हम 20 साल से झकमरा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उससे नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने केवल बयान दिया, उससे हो रहा है। ये तुम भेजा भी गलत। कितना हमारे लोगों का गधेपन की मर्यादा होनी चाहिए। आदमी को गधा होना चाहिए, मगर गधेपन की कोई मर्यादा जरूर होनी चाहिए। फिर राहुल गांधी के बयान से हो गया हम 20 साल से झकमरा रहे हैं, उससे नहीं हो रहा है। हम आंदोलन कर रहे हैं, उससे नहीं हो रहा है। सारे देश भर में लोगों की तैयारी कर रहे हैं, उससे नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारे लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे लोगों का अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादातर लोगों का अंडरस्टैंडिंग मीडिया में क्या खबरें आती हैं उसके आधार पर राय बनाते हैं। और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, किसी भी अरे गहरे नत्थु घेरे की फ्रंट पेज पर खबर आती है, वामन मेश्राम की खबर आती है। कितनी तो अकल होनी चाहिए कि आदमी के सभी इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हो रहे, मगर एक लाइन की खबर नहीं आती। और जो जिला लेवल का भी कार्यक्रम नहीं है उसकी खबर आ रही है। वो मीडिया वाला उसको नेता बनाने में लगा हुआ है, जो ऑलरेडी ऑल इंडिया का नेता बना हुआ है उसकी सारी खबर ही नहीं है। उसको मालूम है कि ये जो नेता बनने की कोशिश कर रहा है उसको हम नेता बनाने के लिए ताकत देंगे तो वामन मेश्राम की टांग जरूर खींचेगा। बस वही उनका मकसद है। वामन मेश्राम को खबर देंगे तो फिर तो ये 14-15 दिन में राम नाम सत्य करेगा। ये है हमारा राम नाम नहीं है, उनको लोगों का है। तो उन लोगों को जो पसंद आता है वही कह रहा हूं कि इससे तो उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो लगता है कि इतने जल्दी हमारा राम नाम सत्य नहीं होना चाहिए, वो खबरदारी देते हैं, वो कोशिश करते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों को समाज में अपने लेवल पर 2 काम करने चाहिए। एक, मौखिक पब्लिसिटी पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मौखिक पब्लिसिटी करो। हमारे लोगों के मुख इतनी ज्यादा है कि उसकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, आजकल सोशल मीडिया आ गया, पता नहीं अल्लाह ताला ने लाया कि क्या है, मालूम समझ में नहीं आ रहा है, मगर सोशल मीडिया ये ज्यादातर वंचितों के समर्थन में, क्योंकि वो वंचितों के ही हाथ में है। ज्यादा संख्या अगर हमारी है तो ज्यादा संख्या वाले लोगों के पास मोबाइल भी हमारे हाथ में है, तो वो अपना मोबाइल जो स्मार्ट मोबाइल है उसको मीडिया का हथियार बना सकता है, बनाना चाहिए। आप जो आंदोलन हमारे चल रहे हैं उसकी खबरें देना शुरू करो, ये तो आपके नियंत्रण में। आप पत्रकार हो, दुनिया भरी की बातें लिखते रहते हो। ये हमारी एक खबर जो है छोटी, 4 लाइन की, 5 लाइन की, 10 लाइन की भी अगर आपने खबर लिखी तो वो तो सारे देश भर में फैल जाएगी। जहां तक है, अगर आपका मोदी मीडिया पढ़ने वाला अमेरिका में है तो अमेरिका में भी बचेगी, क्योंकि सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। ए ग्लोबल मीडिया है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कहां तक जाएगा, कहां तक फैलेगा और कहां तक लोग देखेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका उपयोग करने का हुनर सीखो। ये हमारे लोगों के हाथ में बहुत बड़ा बारूद है, इसका उपयोग करो। और लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को मौलिक अधिकार है। मेरे पास खबर आती है, टेलीफोन आता है, मेश्राम जी तो पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों? नहीं, मैंने ऐसा ऐसा लिखा।
मैंने कहा क्या लिखा था, पढ़ के सुना। नहीं, पढ़ के सुनाने लायक नहीं है। अगर तेरे को मेरी मदद चाहिए और मेरे को ही पढ़ के सुनाने लायक नहीं है तो फिर तो तेरे को अंदर जाना जरूरी है। मतलब सोशल मीडिया एंटी सोशल तरीके से इस्तेमाल करने वाले गधेपन की भी कोई लिमिट होनी चाहिए भाई। आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार आ गया, इस हथियार का उपयोग हथियार के तौर पर अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए करो, कर सकते हो तो सेंसिबल बनो, अपने मकसद के लिए उसका उपयोग करो। जिंदगी का मकसद होना चाहिए, हर व्यक्ति के जिंदगी का मकसद होना चाहिए। तो हमारे ज्यादातर लोगों का मकसद क्या है, वो पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर उसके माँ बाप उसकी शादी लगा देते हैं, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो बच्चों को बड़ा करता है, फिर पालन पोषण करता है, फिर उसकी शादी लगाता है, बोलता मेरी जिम्मेदारी खत्म। अभी तेरी जिम्मेदारी खत्म, बस इसके अलावा उसकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। ज्यादातर लोग जो है इसी काम में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ देखो, कुत्ते भी इसी तरह के काम में लगे हुए हैं। गली मोहल्ले में थोड़ा सा घूम कर देखो तो आपको बताया कुत्ते भी लगे हुए, तो जीवन में कोई जीवन का मूल्य है भाई, जिंदगी का मूल्य होना चाहिए, जिंदगी होना चाहिए और इस तरह का कोई मूल्य अपनी जिंदगी करना चाहिए। ये चार आदमी अच्छा करे, बहुत सारे चार आदमी अच्छा करे, ये अच्छा काम करे, ऐसा चार आदमी तो कम से कम कहने वाले होने चाहिए। तो ऐसी तमाम बातें हैं, तमाम जानकारी है और इस जानकारी को लेकर चलो मैं कुछ बातें आप लोगों को समझा रहा था। 4 बजे 18 मिनट हो गया, पढ़ाने की बहुत कुछ है, मगर मैं ऐसा सोचता हूँ और भी 1 पन्ना है, 2 पन्ना है, तो और भी बहुत सारी बातें हैं, मगर अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी बंद कर देना चाहिए। मतलब आप लोग कितना सुनते रहोगे और ज्यादा अगर मैंने मान लो आपको हरा दिया तो बदहजमी का भी खतरा पैदा हो है। मुझे ये सोचना पड़ता है कि आप लोगों को कितना बताया जाए, एक लिमिट है, अगर आपकी लिमिट खत्म हो गई तो अंदर ध्यान में जाने भी नहीं दोगे। एक लिमिट है ना आदमी की, के अंदर कितना नहीं दिया जाए, कितना संग्रह होगा, दिमाग की एक लिमिट होती है और उससे ज़्यादा समझाने के मेरे पास और बहुत सारी बातें हैं, मगर मैं इसको अभी खत्म करना चाहता हूँ। अभी हमारे महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें आखिरी 1 घंटे में 76 लाख वोट डाले गए। ईवीएम में महाराष्ट्र के विधानसभा में, आखिरी बात बता, 1 घंटे में सारे महाराष्ट्र के विधानसभा में 76 लाख वोट डाले। तमाम लोग वो नहीं हुआ, उनको मालूम होगा। कैसे हुआ उसका डाटा नहीं किया जाए, बार-बार जा रहा है चुनाव आयोग देने के लिए। इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग कम लगा हुआ है। चुनाव आयोग बड़े बदलाव में बहुत बड़ा अवरोध पैदा करने वाला हो गया। टीएन सेशन के समय का चुनाव आयोग और आज के तारीख का चुनाव आयोग में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। तो हमें ये गंभीरता को सोचना होगा। इसलिए चुनाव आयोग के विरोध में भी मैंने राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन किया और ये आंदोलन जारी ही रखना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या करने तक का काम में लगा हुआ है। गंभीर बात है, हम बदलाव के पक्ष में कोशिश कर रहे हैं, वो बदलाव रोकने का काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास है सारी चीजें और वो पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन नहीं है 8 अक्टूबर 2013 को ये कहा और बाद में बहुत सारे फैसले और बहुत सारे सुधार किए और सुधार करने के बाद भी ईवीएम पारदर्शी नहीं। आप वोट डालते हो
दिखाई देता है। दिखाई देने के बाद ईवीएम मशीन में कौन सा वोट जमा होता है कोई गारंटी नहीं है। मान लो आपको दिखाई दे रहा है, बराबर हो गया, फिर वहां से ईवीएम मशीन में जा रहा है, तो ईवीएम मशीन में जाने के दौरान फिर बदलाव किया जा सकता है। क्यों? टेक्नोलॉजी है। 1 मिनट के बाद दूसरे मिनट में वो जो आपने वोट डाला वो चेंज करने की टेक्नोलॉजी मशीन में लाई जा सकती है। मशीन में भी किया जा सकता है। मशीन को जो करने के लिए कहोगे, अमेरिका से भारत ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है? नहीं है। भारत अमेरिका से ज्यादा एडवांस नहीं है। अमेरिका में ईवीएम नहीं है। जर्मन टेक्नोलॉजी में दुनिया में बहुत आगे है, जर्मन में ईवीएम नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों में जहां लोकतंत्र है वहां ईवीएम नहीं है। भारत में अभी भी 70% लोग ऋषभ राशि के हैं। ऋषभ, बैल को ऋषभ बोलते हैं, बैल को ऋषभ बोलते हैं। शुद्ध ब्राह्मणों की भाषा में ऋषभ। तो उसका मैंने देखा क्या आता है, छानबीन करके देखा तो बैल। अरे बैल यूज करना चाहिए, तो मैंने सोचा बैल क्यों नहीं यूज कर रहे हो, सबको समझ में आ जाएगा। सबको समझ में भी नहीं आना चाहिए। तो ये जो लोग हैं ये कोशिश कर रहे हैं ईवीएम मशीन में टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको 1 मिनट तक ऐसा दिखाई देगा, दूसरे मिनट में दूसरा होगा। टेक्नोलॉजी में आप जो चाहे वैसा कर सकते हो। पहले व्यवस्था करो, मम्मी मशीन ऐसे काम करेगी। इसलिए ईवीएम मशीन को खत्म करना होगा। ईवीएम मशीन को कैसा खत्म करेंगे? तो कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया कि आपने पिछले बार ईवीएम मशीन क्यों नहीं तोड़ा। मैंने कहा 10-20 तोड़ने से क्या होगा, हमारे लोगों को तो अंदर डाल देंगे। तो हमने निर्णय किया 2030 तक ईवीएम मशीन का विरोध करते रहेंगे, विरोध करता रहेंगे, विरोध हर साल बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, और 2030 तक बढ़ाते बढ़ाते 15 लाख बूथ में संगठन बना देंगे। ईवीएम रहने से हमारा 15 लाख बूथ में संगठन खड़ा होगा। ईवीएम अल्लाह ताला की हमारे लिए देन है। दिल्ली ईवीएम रहेगी तो 15 लाख बूथ पर संगठन बनेगा, क्योंकि हमको विरोध करना होगा। विरोध जितना तेज होगा उतना ज्यादा संगठन मजबूत होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। और 15 लाख बूथ पर जब संगठन खड़ा हो जाएगा, फिर 15 लाख मशीन को तोड़ दो तो सरकार भी आपको जेल में डालने वाली नहीं। 10-20 जगह तोड़ दोगे तो उनके पास ज्यादा पुलिस, उनके पास ज्यादा पुलिस। अगर 15 लाख जगह तोड़ोगे तो फिर आपकी ही बात होगी, जो आप चाहते हो वो हो। तो हम लोग 2030 तक 15 लाख बूथ पर संगठन खड़ा करने के लिए ईवीएम को रहने देंगे, मगर विरोध करते 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 रहने देंगे। केवल रहने देंगे नहीं, विरोध करते 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 रहने देंगे। और अब मैं भाषण भी रहने देने की सोच रहा हूं।